नाजरीन, 2 अप्रैल 2026 शाम के 4 बजे पेंटागन पे एक फोन कॉल आती है। पीट हेग्सेथ, अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी, वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ था जनरल रैंडी जॉर्ज, अमेरिका का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, पूरी यूएस आर्मी का सबसे सीनियर ऑफिसर है, 4 स्टार जनरल है। हेग्सेथ उसे क्या कहता है? रिटायर इमीडिएटली, यानी फौरी तौर पर रिटायर हो जाओ। जनरल जॉर्ज ने रीजन पूछा, हेग्सेथ ने कहा कोई रीजन नहीं है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट यह है कि एन आर्मी ऑफिशियल टोल्ड फॉक्स न्यूज हेग्सेथ डिड नॉट गिव जॉर्ज एनी रीजन फॉर आस्किंग हिम टू स्टेप डाउन। यानी इसका तर्जमा यह है कि एक आर्मी ऑफिशियल ने फॉक्स न्यूज को बताया है कि हेग्सेथ ने जॉर्ज को रिटायर होने की कोई वजह नहीं बताई, कोई मिसकंडक्ट नहीं, कोई ऑपरेशनल फेलियर नहीं, कोई पॉलिसी डिसएग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एक फोन कॉल और करियर खत्म। जंग के बीच में, अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन के बीच में 2 दहाइयों में पहली बार यह कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले समझिए रैंडी जॉर्ज कौन था। 1988 में वेस्ट पॉइंट से इसने कमीशन लिया, मतलब अमेरिका की सबसे एलीट मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड 1991 की गल्फ वॉर में ये डिप्लॉय होता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक वॉर में डिप्लॉय होता है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान की जंग में डिप्लॉय होता है। 36 साल की सर्विस है। कॉम्बैट टूर्स किए हैं, 3 अलग जंगों में लड़ा है। 2023 में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना। इसका टर्म जो है वो 2027 तक था और फिलहाल इसकी रिटायरमेंट को 14 महीने बाकी थे। नाज़रीन, जब कोई ये कहता है कि ये जो ईरान में फौज भेजने का मिशन खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो कौन शख्स है जो कि ट्रंप को बार बार याद दिलाता है? वो यही जॉर्ज है और कल उसी आदमी को फायर कर दिया गया। अब जरा कॉन्टेक्स्ट समझिए नाज़रीन, मेरा और आपका इंटरेस्ट आई एम श्योर इस चीज से नहीं है कि रैंडी जॉर्ज के साथ क्या होता है, लेकिन इसका जो स्याको सबाक है वो जंग से जुड़ा है। रैंडी जॉर्ज पीट हेग्सेथ के निकाले हुए 24 जनरलों में से एक है और ये 24वां जनरल है। जी हां, पहले 1 साल के अंदर हेग्सेथ ने जो है वो 24 जर्नैल फारिग किए हैं। जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल CQ ब्राउन, ये अमेरिका का सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर था, इनको फायर किया गया। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीसा, नेवी की सबसे बड़ी ऑफिसर, इनको फायर किया गया। एयरफोर्स वाइस चीफ जनरल जेम्स स्लाइफ फायर हुआ। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हेड लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रॉस फायर होता है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हेड जनरल टिमोथी हॉ फायर होता है। कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फैगन फायर। 24 जर्नल और एडमिरल्स। लेकिन रैंडी जॉर्ज जो है ये अलग है। यहां पे मामला अलग है क्योंकि वो सिर्फ जनरल नहीं था, ये वो आदमी था जिसके हाथ से ग्राउंड ऑर्डर गुजरता है और उन्हें उसी वक्त निकाला गया जब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है ईरान के अंदर। अब ये रिप्लेसमेंट कौन है इसका, ये जरा ये देखिए। जनरल क्रिस्टोफर लॉनीव नाम है इनका। कौन है ये? CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लॉनीव वाज फॉर्मली हेग्सेथ मिलिट्री AD, मतलब लॉनीव जो है वो इससे पहले हेग्सेथ का मिलिट्री सेक्रेटरी था। वो आदमी जो ब्रीफ केस उठाता था पीट हेग्सेथ का, वो आदमी जो मीटिंग नोट्स लेता था, वो आदमी जो सेक्रेटरी के साथ चलता था, अब उसी आदमी को पूरी यूएस आर्मी की कमांड दे दी गई है। पेंटागन स्पोक्सपर्सन शॉन पार्नल ने कहा है कि लॉनीव इज अ बैटल टेस्टेड लीडर विद डेकेड्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एंड इज कंप्लीटली ट्रस्टेड बाय सेक्रेटरी हेग्सेथ टू कैरी आउट द विजन ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट फॉल्ट। लॉनीव एक जंग आजमूदा लीडर है जिन्हें सेक्रेटरी हेग्सेथ की पूरी तरह हिमायत और भरोसा हासिल है और एडमिनिस्ट्रेशन का भरोसा हासिल है। चेन ऑफ कमांड तोड़ दी पकड़ के। चेन ऑफ कमांड जो है वो छोटी हो गई है। टीवी स्टूडियो और कॉम्बैट ऑर्डर के दरमियान अब कोई नहीं रहा है जो हेग्सेथ ने खुद ना चुना हो। अब आपको ये जान के हैरानी होगी, पीट हेग्सेथ खुद भी ये टीवी एंकर था। पाकिस्तान में भी एक सहाफ़ी हैं, उनको बहुत बड़ी पोस्ट दी गई है, आपको पता ही है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये अमेरिका में भी हो रहा है। पीट हेग्सेथ अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये इससे पहले एक टीवी एंकर था
और ये जो अभी आर्मी चीफ है अमेरिका के, बेसिकली ये कौन साहब है? ये वो है जो पीट हेग्सेथ का ब्रीफकेस उठाया करते थे। अब जरा टाइमिंग देखिए, 1 अप्रैल ट्रंप ने नेशनल एड्रेस किया, पूरी कौम से खिताब किया। उसने क्या कहा कि वी आर ऑन ट्रैक टू कंप्लीट ऑल ऑफ अमेरिकाज मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स शॉर्टली, वेरी वेरी शॉर्टली। हम अमेरिका के तमाम जितने भी मिलिट्री मकासद हैं ईरान के अंदर वो जल्द पूरे करने जा रहे हैं, बहुत ही जल्द। आगे वो कहता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स वी आर गोइंग टू ब्रिंग दम बैक टू द स्टोन एजेस। अगले 2 से 3 हफ्तों में हम ईरान को पत्थर के जमाने में फेंक देंगे। 48 घंटे के बाद रैंडी जॉर्ज को फायर कर दिया जाता है। यह इत्तफाक है? सोचिए, ट्रंप ने कहा कि अगले 2-3 हफ्ते बड़े अग्रेसिव होंगे और उसी वक्त आर्मी चीफ को निकाल दिया जाता है। वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जिसका काम था इस ऑर्डर को पूरा करना, लेकिन वो ये ऑर्डर पूरा नहीं कर रहा था क्योंकि वो ये कह रहा था कि ये इंतहाई खतरनाक काम है। अब एक और नाम सुनिए, वो है सेम्योर हर्ष का। कौन है ये? ये पुलिट्जर प्राइज विनर जर्नलिस्ट है। उन्होंने क्या एक्सपोज किया, आप जान के हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं कि ये एग्जैक्टली वैसा ही होने जा रहा है जो वियतनाम वॉर में हुआ था। 1968 में अमेरिकी फौजियों ने वियतनाम के गांव में 500 सिविलियंस को मारा था। सेम्योर हर्ष ने ये स्टोरी जो है ब्रेक की थी। अबू गरैब इराक वॉर, आपको याद होगा 2004 में अमरीकी फौजियों ने इराकी कैदियों पर टॉर्चर किया था। सेम्योर हर्ष ने ये ब्रेकिंग स्टोरी दी थी। फिर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2022 में रशिया जर्मनी गैस पाइपलाइन तबाह हुई थी। सेम्योर हर्ष ने क्लेम किया था कि ये अमेरिका ने किया है और उन्होंने 2025 में प्रिडिक्ट किया था कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्ब करेगा और एग्जैक्टली वैसा हुआ। सेम्योर हर्ष की सबस्टैक पोस्ट पे उसने जाके लिखा है कि ट्रंप वाज टेलिंग द वर्ल्ड दैट द ग्राउंड वॉर इज ऑन एज ऑफ टुडे। ट्रंप दुनिया को यह बता रहा था अपने कौम से खिताब में कि अब हम जमीन पर, ईरान की सरजमीन पर फौजी भेजने वाले हैं, ग्राउंड वॉर शुरू होने वाली है। वो लिखता है कि थाउजेंड्स ऑफ नेवी सील्स एंड आर्मी रेंजर्स आर ईदर en route or soon will be to zones within striking range of the Strait of Hormuz। हजारों नेवी सील और आर्मी रेंजर्स या तो रास्ते में हैं या जल्द ही वो स्ट्राइकिंग रेंज में पहुंचने वाले हैं बहरे हुर्मस के पास। आगे वो लिखते हैं कि ट्रंप के पास 50,000 लड़ने वाले फौजी तैयार हो सकते हैं बहरे हुर्मस को साफ करने के लिए या न्यूक्लियर साइट्स के नीचे से यूरेनियम निकालने के लिए। हर्ष ने ये कैजुअली नहीं कहा है, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड बताती है कि जो वो कहते हैं वो होता है। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें सोर्सेज से पता चला है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर फौजी उतारने वाला है। CBS न्यूज़ ने भी इसको कंफर्म किया है। वो लिखते हैं हंड्रेड्स ऑफ US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इंक्लूडिंग नेवी सील्स एंड आर्मी रेंजर्स आर नाउ इन द मिडिल ईस्ट। सैकड़ों US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जिसमें नेवी सील और आर्मी रेंजर्स शामिल हैं, वो इस वक्त जो है वो मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं ईरान पर हमले के लिए। ग्राउंड वॉर की तैयारी हो रही है और उसी वक्त आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को निकाला जाता है। सोचिए जॉर्ज ने क्या एतराज़ किया होगा। अब आते हैं ज़रा एनालिसिस की तरफ। जॉर्ज ने जो एतराज़ किया जिसकी वजह से उनको निकाला गया, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली ये कि ग्राउंड ऑपरेशन जो है खरग आइलैंड पर हमला, केश्म आइलैंड पर हमला। केश्म आइलैंड के बारे में अलग से व्लॉग बना चुका हूं, आप जाके देख लीजिएगा। 82nd एयरबॉर्न को ईरानियन जमीन पर उतारना। जॉर्ज ने यह कहा होगा मोस्ट प्रोबेबली कि यह खतरनाक है, यह मत करो। दूसरी पॉसिबिलिटी, पावर प्लांट स्ट्राइक्स। ट्रंप ने धमकी दी है ईरान के जितने भी पावर प्लांट्स हैं तबाह करने की। डिसैलिनेशन प्लांट्स जो समंदर के पानी को एक पीने वाले पानी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वो प्लांट्स जो हैं जो कि ईरान की लाइफलाइन है, अगर ये तबाह हुए लाखों लोग पानी के बगैर रह जाएंगे। जॉर्ज ने शायद ये कहा होगा कि ये वॉर क्राइम है, ये हम नहीं करेंगे। तीसरी वजह ये हो सकती है यूरेनियम एक्सट्रैक्शन। पेंटागन का प्लान है कि 300 फीट नीचे से हम ईरान के उन पहाड़ों में से हम यूरेनियम निकाल लेंगे, अफजूदा यूरेनियम निकाल लेंगे वीक्स टू मंथ्स कांस्टेंट फायर के नीचे। 82nd एयरबॉर्न को ईरानियन टनल्स में भेजा जाएगा। जॉर्ज ने शायद कहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं कर सकता। कल उसी दिन जब जॉर्ज को निकाला गया, नाज़रीन, जो है वो करज का B1 ब्रिज जो है वो तबाह होता है। ईरान में मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा जो ब्रिज था उसको तबाह किया गया। अब सोचिए कुछ हो रहा है अगले 14 दिन के अंदर अंदर, और जिस आदमी का काम था कि वो ये नहीं करेगा, वो बार बार नो कह रहा था, उसको पहले हटा दिया गया। इसका मतलब क्या है? ये कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा करने वाले।
अब आते हैं दूसरी कहानी पे। आज 3 अप्रैल IRGC ने अनाउंसमेंट की कि फारस न्यूज़ की रिपोर्ट है, A second US fifth generation F-35 was struck and downed over the central Iran by a new IRGC Aerospace Air Force Defense System। एक और अमरीकी F-35 जहाज जो कि 5th जनरेशन का है, सेंट्रल ईरान के आसमान में मारा गया था और उसको गिराया गया है, और पासरान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ये काम किया है। यहाँ पे चीज़ें कुछ गौर करने वाली हैं। एक तो एक और F-35 जहाज गिराया गया, और गिराया किसने है? पासरान इनकलाब, जिनके बारे में अमेरिका कह रहा है कि हमने इनकी एयरफोर्स नेवी तबाह कर दी है, उसके हाथ एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लगा है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट है, वो कहते हैं गिवन द मैसिव एक्सप्लोजन ऑन इंपैक्ट एंड ड्यूरिंग द क्रैश द पायलट इज अनलाइकली टू हैव इजेक्टेड। इंपैक्ट और क्रैश के वक्त जो इतना बड़ा धमाका हुआ था, उसकी वजह से बहुत कम इम्कान है कि पायलट ने जहाज से इजेक्ट किया हो और वो जिंदा बच गया हो। ये दूसरा F-35 है। पहला 19 मार्च को जो है वो अमेरिका ने ईरान ने गिराया था, और उस वक्त भी ईरान ने दावा किया था कि हमने खुद मारा है। पेंटागन ने क्या कहा था? ऑल एयरक्राफ्ट्स आर अकाउंटेड फॉर, तमाम एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। लेकिन मार्च में एक F-35 ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी कॉम्बैट मिशन के बाद, पायलट सेफ था। अब ये वेरीफाई करना मुश्किल है किसकी बात सच है, लेकिन अगर ईरान का दावा सच है तो ये तारीखी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है, 100 मिलियन का जहाज है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखता है, रडार से छुप सकता है, और ईरान का एयर डिफेंस इसे ढूंढकर मार रहा है। यह है बहुत बड़ी खबर। अब आते हैं इजराइल की तरफ और देखते हैं कि इजराइल में क्या हुआ। हाइफा, ये इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है। बाजान ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर मौजूद है। ये रिफाइनरी इजराइल की तकरीबन 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी को हैंडल करती है। मतलब इजराइल का 70% डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल यहाँ से आता है। अब ये रिफाइनरी ईरान के जो मिसाइल्स हैं उसके टारगेट पर है। अल जजीरा की रिपोर्ट है, रॉकेट्स स्ट्राइकिंग हाइफा, इजराइल्स की नॉर्दर्न पोर्ट एंड ऑयल रिफाइनरी हब। यानी रॉकेट इस वक्त हाइफा पर गिर रहे हैं, जो कि इजराइल का सबसे अहम नॉर्दर्न पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी हब है। जेरूसलम पोस्ट ने इसको भी कंफर्म किया। वो कहते हैं बजान रिफाइनरी में आग लगी है, ईरानी मिसाइल यहां पर गिर रहे हैं। ये रिफाइनरी कई बार पहले भी हिट हो चुकी है। 19 मार्च को हिट हुई थी, 30 मार्च को हिट हुई थी, और 2 अप्रैल को यहां पर रॉकेट्स फायर होते हैं। प्रोफेसर मार्सेलो स्टर्नबर्ग तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट्स एक्चुअली अ टाइम बॉम्ब। ये असल में एक टाइम बॉम्ब है। इफ देर इज अ मेजर इंपैक्ट, डेफिनेटली अ वास्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल नीड इट टू बी इवैक्यूएटेड। अगर बड़ा हमला हुआ तो एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, इजरायली आबादी का हिस्सा है, जिसको यहां से निकलना पड़ेगा, इजराइल छोड़ना पड़ेगा। इजराइल का 70% फ्यूल एक जगह से आता है। वो जगह पे इस वक्त ईरान मिसाइलों की बारिश कर रहा है, और इजराइल के पास इसका कोई बैकअप नहीं है। अब नाजरीन, एक और अहम चीज़ आपको बताता हूँ जिसका मैंने पहले ऊपर जिक्र किया। कल कराज एक जगह है, उसका एक B1 ब्रिज है, वो तबाह होता है। ईरान का ये सबसे ऊंचा ब्रिज है। अमेरिकन इजरायली स्ट्राइक्स जो हैं यहाँ पर होती हैं। तो नाजरीन, अब आप ज़रा पूरी फाइनल पिक्चर को देखें। एक तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फायर किया जा रहा है, रिप्लेसमेंट जो है वो हेक्सत का असिस्टेंट है, कोई वजह नहीं दी गई जंग के बीच में। दूसरी जानिब सिमर हर्ष कह रहा है कि ग्राउंड वॉर इज़ ऑन, 50,000 फौजी दस्ते तैयार हैं, नेवी सील, आर्मी रेंजर्स, स्ट्राइकिंग रेंज। तीसरी तरफ जो है वो ईरान का दावा है कि हमने दूसरा F-35 भी गिरा दिया है, उसके पास एक नया एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका है। पायलट का बचना इसमें मुश्किल है दोस्तों। और चौथी ये कि हाइफा रिफाइनरी जल रही है। इजराइल का 70% फ्यूल एक जगह से आता है, जिसको ईरान बार बार टारगेट कर रहा है दोस्तों। ये जंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एनालिस्ट, ये जंग इतनी बड़ी जल्दी थमने वाली नहीं है। और अगर ट्रूप्स उतरते हैं तो वहाँ से अमेरिका का निकलना इतना आसान, क्योंकि अमेरिका पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है। अब अगर वो अपने फौजी ईरानी सरजमीन पर उतार देता है तो उसको सामना होगा 10 लाख ट्रेंड फौजियों का, और 10 से 15 लाख मजीद जो रिजर्विस्ट्स हैं, जो रिजर्व फौजी हैं, उनका सामना होगा। और इसके साथ साथ जो ईरान के अंदर मिलिशियाज मौजूद हैं, उनका भी सामना करना पड़ेगा। मैं इस पे अलग से वीलॉग्स बना चुका हूँ कि ईरान के पास कितनी ताकत है और अमेरिका कितनी फौजी ताकत के साथ ईरान में दाखिल होगा। जब दोनों का आमना सामना होगा तो एनालिस्ट उसको कैसे कंपेयर करते हैं, उस पर अलग से वीलॉग्स मेरी टाइमलाइन पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों।
तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। एक और बात, लाइव अगर आप चाहते हैं कि आपका मेरा इंटरेक्शन रहे, क्योंकि मैं फेसबुक पर लाइव आता रहता हूं और हमारी बहुत गुफ्तगू होती है हालात हाज़रा को लेकर के, आपके तज्जियों को मैं अपने व्लॉग्स में शामिल भी करता हूं, तो हमारे फेसबुक चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।